बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। Dear students of first year biology, now in lecture 36 we are discussing nucleotide formation. We are discussing nucleotide formation. Actually, our topic is in between. The topic of your book is nucleic acid. Nucleic acid. We have already discussed its discovery, naming, types, occurrence, and then we define the definitions of nucleic acid. Nucleic acid is actually a polymer or macromolecule of units called nucleotides, while you can also define nucleotides. The nucleotides are the monomers or micromolecules of nucleic acid, while DNA is the polymer of deoxyribonucleotide and RNA is the polymer of ribonucleotide. Then we describe the composition of nucleic acid or composition of nucleotide. क्योंकि अगर हमें न्यूक्लिक एसिड की केमिकल कंपोजिशन को डिस्क्राइब करना है तो असल में जिस कंपोनेंट्स यूनिट्स का वो बना हुआ होता है उन यूनिट्स की कंपोजिशन को भी हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो बेटा जी हमने कहा था कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। नंबर 1 पेंटोज शुगर विच इज ए 5 कार्बन मोनोसेकेराइड। मैंने आपको पिछले 35 लेक्चर के अंदर जो है वो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों का फर्क समझा दिया था। राइबोज जो कि आरएनए में पाई जाती है और डीऑक्सीराइबोज जो कि डीएनए में पाई जाती है। फिर नाइट्रोजिनस बेसेस लाइक प्यूरिन्स, डबल रिंग एंड वाइल पायरिमिडीन्स विच आर सिंगल रिंग। तो प्यूरिन्स, एडिनिन एंड गुआनिन। आज फिर आपके सामने आप देख सकते हैं एडिनिन आपके सामने मौजूद है। ये एडिनिन, एडिनिन क्या है? एक अदद नाइट्रोजन बेस है, एक अदद नाइट्रोजन बेस है। और ये आपके सामने कौन मौजूद है? कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 कार्बन मोनोसेकेराइड पेंटोज शुगर। इसका नाम है राइबोज। राइबोज यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? पेंटोज शुगर। अभी देखें इनके दरमियान में प्लस के साइंस हैं। यहां पर भी कोई बॉन्ड नहीं है, प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का साइन है। 1 2 3 वैसे एक फास्फोरिक एसिड चाहिए होता है, लेकिन यहां पे चूंकि टॉपिक डिस्क्राइब होना है डिटेल में तो टॉपिक की जरूरत के मुताबिक मैंने 3 बनाए हैं। फिलहाल एक फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड जी, वही 3 कंपोनेंट्स आ गए, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। तो बेटा जी आए आज समझते हैं कि ये 3 कंपोनेंट्स जो है वो मिलकर किस तरह से जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। देखें यहां पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है। मैंने आपसे पूछना है डिफरेंशिएट बिटवीन, इसके डिफरेंसेस खुद हमें लिखने हैं, बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में डिफरेंसेस लिखें। तो बेटा जी when the nitrogen base and pentose sugar reacts, the resultant molecule is called nucleoside, is called nucleoside। मैं आपको न्यूक्लियोसाइड्स की एग्जांपल देता हूं। मसलन आप नाइट्रोजन बेस कौन है? एडिनिन है, ठीक है ना जी। पेंटोज शुगर कौन है? राइबोज है। तो जो न्यूक्लियोसाइड होगा उसका नाम क्या होगा? एडिनोसिन। समझ आ गई बात? तो ये एडिनोसिन बेसिकली क्या है? एक अदद न्यूक्लियोसाइड है। एक एग्जांपल और, गुआनिन प्लस राइबोज प्लस गिव्स गुआनोसिन
ये गुआनोसिन भी क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। समझ आ रही है बात करें? ये सारे के सारे क्या है, मैं अभी आपको क्या बना के दिखा रहा हूं, थ्योरेटिकली अभी बना रहा हूं, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड। ठीक हो गया ना जी। चलें एक ये ले लेते हैं आपकी सहूलत के लिए, साइटोसिन, नाइट्रोजन बेस साइटोसिन, जो कि सिंगल रिंग है। अगर ये राइबोज के साथ मिल जाता है, केमिकली कंबाइन कर जाता है, बॉन्ड बन जाता है, तो न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा साइटिडीन, साइटिडाइन। ठीक होगा ना जी। ये साइटिडाइन जो है ये भी एक क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। बेटा जी इन 3 एग्जांपल से आपको फर्क समझ में आ गया होगा। कोई भी नाइट्रोजन बेस में से हमने 5 नाइट्रोजन बेसेस पढ़ी हुई हैं, उनमें से कोई एक नाइट्रोजन बेस, राइबोज, ठीक है ना जी। अगर डीऑक्सीराइबोज होगी तो फिर जरा देखें, मिसाल के तौर पर मैं थीमाइन ले रहा हूं, थीमाइन नाइट्रोजन बेस, और अभी मैंने डीऑक्सीराइबोज ले लिया है, डीऑक्सीराइबोज मिलेगा तो डीऑक्सीथाइमीन, डीऑक्सीथाइमीडाइन, डीऑक्सीथाइमीडीन। ठीक हो गया ना जी। बेटा जी डीऑक्सीथाइमीडीन, ये डीऑक्सी क्यों हुआ है, क्योंकि अब राइबोज डीऑक्सी वाली है। राइबोज शुगर आरएनए में पाई जाती होती है। ठीक हो गया ना जी। राइबोज शुगर किसमें पाई जाती होती है, आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में। तो पेज 32 के ऊपर ये इस लिस्ट को देखें, पहले सारे न्यूक्लियोसाइड्स की नीचे एग्जांपल दी गई है, एडिनोसिन, दूसरे कॉलम में एडिनोसिन, यूरिडीन, गुआनोसिन, साइटिडीन और साइटिडीन, इस तरह से ये आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स हैं। अगर आप कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 में जाके देखें तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन। ठीक हो गया ना जी। तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये डीऑक्सीराइबोज के साथ मिलकर बनने वाले जो हैं वो न्यूक्लियोसाइड्स हैं। अभी तक फास्फोरिक एसिड नहीं आया। जब फास्फोरिक एसिड आ जाएगा न्यूक्लियोसाइड के साथ, जब फास्फोरिक एसिड मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। अब अपनी किताब की इस एग्जांपल को देखें, इसी को, अब कॉलम को देखें, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस, राइबोज नाइट्रोजन बेस, फास्फोरिक एसिड, ये जब मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स, एडिनोसाइन मोनोफास्फेट, अगर एक फास्फेट होगा तो। ठीक है ना जी। एडिनोसाइन डाइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ठीक है ना जी। यूरिडाइन मोनोफास्फेट, यूरिडाइन डाइफास्फेट। इसी तरह से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता, और इस तरह से थीमाइन जो है वो आरएनए में नहीं पाया जाता। तो बेटा जी ये इस तरह से इधर थीमाइन के नहीं है, उधर थीमाइन के मौजूद है, तो यूरासिल के नहीं है। तो ये एक आपको थ्योरेटिकल तरीका हमने समझाया है, डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से जो है वो डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में क्या फर्क होता है। चले बात मोटी मोटी सी है, मैं दोबारा से दोहरा दूं, जब पेंटोज शुगर और राइबोज मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड, जब पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड इकट्ठे मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। यानी सादा सी बात है, जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक एसिड मिलता है तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। जी बच्चों, तो अब आपको समझाते हैं हाउ दिस हैपन्स, ये कैसे होता है। देखिए बेटा जी, पहली बात ये, बहुत सारे स्टूडेंट के ज़हन में ये निशान एक सवाल रह जाता है, ये बात आपको जो है वो पूरे पीर महल में किसी ने नहीं समझानी, ठीक है ना। हालांकि बड़ी सादा सी बात है, कोई नहीं समझाता, कोई बताता भी नहीं। इतनी सी बात बताने में क्या हर्ज है भाई। ये नाइट्रोजन बेसेस आती कहाँ से हैं, ये राइबोज शुगर आती कहाँ से है, ये फास्फोरिक एसिड आता कहाँ से है। सुन ले, फास्फोरिक एसिड, जो खाना हम खाते हैं उसमें कुछ फास्फेट्स मौजूद होते हैं, वो ब्लड में जाते हैं, ब्लड के जरिए से जब हर बॉडी सेल को अवेलेबल होते हैं। एक हो गया फास्फेट्स का मसला हो गया। राइबोज शुगर हमारा सोर्स है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्च, ठीक है ना जी। स्टार्च से मिलती है ग्लूकोज, ग्लूकोज को फिर जब ब्लड के जरिए से तमाम बॉडी सेल्स को दिया जाता है तो बॉडी सेल्स डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जरिए से उसको किस में तब्दील कर लेते हैं, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज में। ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं, सेल के कहाँ होते हैं,
सेल के साइटोप्लाज्म में। अब आ गई बारी किसकी, नाइट्रोजन बेसेस की। बेटा जी आम तौर पर ये बात जनरली मैं कर रहा हूं, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना, अपने इल्म के मुताबिक जनरली आपको बता रहा हूं। जितने भी ये नाइट्रोजन बेसेस हैं ये हमारे लिवर सेल्स में, एनिमल्स के लिवर सेल्स में सिंथेसाइज होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो है वो प्लांट लीव्स में तैयार हो, लीव्स में मीजोफिल सेल्स में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक हो गया ना जी। वहां पे एक नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म चलता है। अमाइनो एसिड्स को जो है वो किस में कन्वर्ट किया जाता है, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जरिए से इस तरह के नाइट्रोजन बेसेस में, गुआनिन, साइटिडीन, ठीक है ना, यूरिक एसिड ना, एक यूरिक एसिड बिल्कुल इस तरह का मिलता जुलता एक कंपाउंड होता है, इस तरह का बिल्कुल, उसका भी डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, प्यूरिन टाइप होता है, ठीक है ना जी। तो बड़ा ये हमारे मसल्स के अंदर भी क्रिएटिनिन पाई जाती है। बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई हैं, वापस आ जाए, वापस पूरे पीर महल से वापस इसी क्लास में आ जाएं, आज के टॉपिक में आ जाएं, हाउ दिस न्यूक्लियोटाइड हैपेंस। मैंने सिर्फ आपको बताया कि सेल अपना न्यूक्लियोटाइड का मटेरियल खुद सिंथेसाइज करता है, दो कंपोनेंट्स वो खुद अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन से सिंथेसाइज करता है। फास्फोरिक एसिड उसको जो है वो मिल जाता है, एनिमल्स को फूड के जरिए से, प्लांट्स को सॉइल में से मिल जाता है, ठीक है ना जी। अब न्यूक्लियोप्लाज्म, कुछ साइटोप्लाज्म में रिएक्शंस होते हैं और कुछ रिएक्शंस आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ये रिएक्शंस कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। ये वो बातें हैं जो सबको पता है, ठीक है नहीं, आपके 9th वाले टीचर को भी पता थी, लेकिन पता नहीं शर्माता रहा। मुझे नहीं शर्म आती, मैं बताता हूं, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी ये कैसे बनेंगे, तो पेंटोज शुगर के जरा कार्बन को देख लें कैसे होना है। बेटा जी पेंटोज शुगर का कार्बन 1, पेंटोज शुगर का कार्बन 5, इनको जरा ज़हन में रखना है। तो आपकी किताब में कुछ इस तरह से लिखा है, इन ए टिपिकल न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड टू पोजीशन 1 ऑफ पेंटोज शुगर। पहले पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन, इन ए टिपिकल न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड, नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाती है, ये नाइट्रोजन बेस है किसके साथ, एट कार्बन 1 ऑफ पेंटोज शुगर, while phosphoric acid is attached to carbon 5 of पेंटोज शुगर, ठीक हो गया ना जी। तो कैसे अटैच होना है, ये H है नाइट्रोजन बेस, एडिनिन का, नाइट्रोजन बेस में से एडिनिन, एडिनिन का H और पेंटोज शुगर का OH, ये आपस में मिलेंगे, क्या हो जाएंगे, पानी का मॉलिक्यूल बन के दफा हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। एंजाइम ये रिएक्शन कंट्रोल करेगा, और एंजाइम्स को कौन कंट्रोल करता होता है, हमारे जीन्स, ठीक हो गया ना जी। कौन कंट्रोल करता है, हमारे जीन्स। तो अब इस तरह से क्या हो जाएगा जी, N और कार्बन के बॉन्ड की वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह से यहां पे देखें, दो OH हैं, दो OH हैं, तो इधर से H, एसिड से H और इधर से OH, ये फिर क्या बन जाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएंगे। तो भाई जब ये निकलेंगे तो इधर से देखें कार्बन की बॉन्ड खाली हो गया, उधर ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो गया, ये आपस में COP बॉन्ड बना लेंगे। इस COP बॉन्ड को बेटा ये हम कहते होते हैं, इस COP बॉन्ड को हम कहते होते हैं फास्फो ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि ईस्टर बॉन्ड के मतलब हमारा क्या कंसेप्ट है, कोई भी ऐसा बॉन्ड जो एसिड और अल्कोहल के दरमियान में बनता है उसे हम ईस्टर कहते हैं। फास्फोरिक एसिड एक एसिड है और वो COH क्या था, अल्कोहल था, ईस्टर बॉन्ड, फास्फो ईस्टर बॉन्ड, इसका नाम हो गया फास्फो ईस्टर बॉन्ड। तो बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं अभी तक कितनी कहानी हुई है। कार्बन 1 पे कौन लग गया, नाइट्रोजन बेस लग गया है, कार्बन 5 के ऊपर कौन लग गया है, फास्फोरिक एसिड लग गया है। तो इस तरह से पहले ये न्यूक्लियोसाइड बना था, अब न्यूक्लियोटाइड है, इसका नाम हो गया AMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अगर अंग्रेज बोलेगा वो बोलेगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक हो गया ना जी। तो वो अंग्रेजों ने बोलना है, हमने पंजाबी में बोलना है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट।
तो जब दूसरा फास्फेट इस फास्फेट के साथ देखें H और OH आपस में बनाएगा तो क्या बन जाएगा, एक फास्फोइस्टर बॉन्ड और बन जाएगा, ठीक है ना जी। देखना अब कितने फास्फेट लग गए हैं, 2, तो यहां तक तो हुआ था AMP, अब क्या हो गया ये ADP, ठीक हो गया ना जी। एडिनोसाइन डाइफास्फेट, 2 फास्फेट। ADP को क्या कहते हैं, स्पेंट एनर्जी ऑफ सेल, स्पेंट एनर्जी ऑफ सेल, स्पेंट होती खर्ची हुई, सेल की वो एनर्जी जो खर्च हो गई है उसको स्पेंट एनर्जी कहते हैं। अब आ जाए इसकी तरफ, जब ये फिर ADP इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ना जी, H और OH आपस में फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे बेटा जी, तो क्या हो जाएगा, एक अदद और बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम थोड़ा सा टिल्टी बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, टिल्टी, टेढ़ा, सीधा बॉन्ड नहीं बनाया, टिल्टी बॉन्ड, क्यों वो बताता हूं, ठीक है ना जी। लेकिन अभी ये क्या बन गया, अब ये ATP, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP मॉलिक्यूल है, एक न्यूक्लियोटाइड है, AMP भी न्यूक्लियोटाइड है, ADP भी न्यूक्लियोटाइड है, ATP भी न्यूक्लियोटाइड है। ये नहीं कहना जी AMP एक न्यूक्लियोटाइड है और ADP 2 न्यूक्लियोटाइड है, ATP 3 न्यूक्लियोटाइड है, नहीं मैंने नहीं कहा, तीनों एक एक न्यूक्लियोटाइड हैं। AMP एक न्यूक्लियोटाइड, ADP एक न्यूक्लियोटाइड, ATP एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक वक्त में एक एक है, हाँ थोड़ा थोड़ा सा कंपोजिशन में फर्क है, ठीक है ना जी। तो बेटा जी जब हम DNA या RNA का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम AMP के साथ बात करेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड के साथ, जिसमें एक फास्फोरस होगा, ठीक है ना जी। हालांकि बात कुछ और है, लेकिन फिलहाल जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मैं आपको क्या कर रहा हूं, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि जब हम DNA सिंथेसाइज होना पढ़ेंगे, मैंने आपको DNA का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उस वक्त जो न्यूक्लियोटाइड्स हम पढ़ेंगे उनमें एक एक फास्फेट वाला न्यूक्लियोटाइड हम पढ़ेंगे, AMP वाला, GMP वाला, CMP वाला, CMP समझते हैं, साइटिडाइन मोनोफास्फेट, ठीक हो गया ना जी। इसी तरह से थाइमिडाइन मोनोफास्फेट, डीऑक्सीथाइमिडाइन मोनोफास्फेट, पूरा बोलना चाहिए क्या जी। बेटा जी इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, टिल्ट बॉन्ड, लोग टिल्टी भी कह देते हैं, टिल्टी बॉन्ड, ठीक है ना जी। असल में ये एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड है, एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड है, इसलिए इसको जो है वो दूसरों से डिफरेंट। देखिए यहाँ पे हमने वाटर का मॉलिक्यूल निकाला था तो तब ये बॉन्ड बना था, अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल वापस कर दूं तो ये बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी जो है वो सेल्स अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए, सेक्रेशंस के लिए, एंजाइम्स के एक्टिवेट करने के लिए, या रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट कर, सबस्ट्रेट्स यानी रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, ठीक है ना जी, मूवमेंट्स विद इन द सेल, साइक्लोसिस जिसे इंटरनल सेल मोशन कहते हैं, उसके लिए, ठीक है ना जी। बहुत लंबी वीडियो हो गई है बेटा जी। बेसिकली हमने क्या सीखा कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनना है, जब किसी पेंटोज शुगर, चाहे वो राइबोज शुगर हो या डीऑक्सी शुगर, एस फॉर शुगर, एस फॉर शुगर, उसके साथ पहली कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे क्या लग जाए, कोई नाइट्रोजन बेस लग जाए, और 5वीं कार्बन पे क्या लग जाए, क्या लग जाए, फास्फेट लग जाए, तो एक रिजल्टेंट न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है ना जी। वो न्यूक्लियोटाइड DNA का न्यूक्लियोटाइड होगा, अगर क्या होगा, अगर शुगर कौन होगी, डीऑक्सीराइबोज होगी, और नाइट्रोजन बेसेस कौन होगी, गोवानीन, एडेनिन, गोवानीन, साइटोसिन और थीमाइन। तो बेटा जी इसी तरह से फिर दूसरी जो है वो RNA की होगी। कोई भी सवाल हो जरूर पूछें। ATP का स्ट्रक्चर आपको याद करना है। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन, शुक्रिया।